हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाएंगे, मुझे जल्दी से बता देंगे कैसे हैं भाई, स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, स्टडी कैसे चल रही है, मुझे जल्दी से एक बार बता देंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था। हम आपको बता रहे थे हिस्टेरेसिस लूप के बारे में, हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या हिस्टेरेसिस लूप होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हिस्टेरेसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। तो आज चलिए इस लेक्चर को हम एंड पर लेके चलते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक हैं, उनको बताना है और फिर हम इसको समाप्त करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक कंपैरिजन हमको बताने वाले हैं अपने पास। ये हमारे पास जो है कंपैरिजन, ओके। देखिए किनके बीच में कंपैरिजन है, तुलना है, किनके बीच में तुलना है प्यारे दोस्तों। कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, ठीक है। अब सॉफ्ट आयरन और स्टील, इन दोनों के बीच में हम चर्चा करेंगे, ओके। अब हम बातें करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कुछ हम बातें करेंगे इसके बारे में, सॉफ्ट आयरन और स्टील के बारे में, ओके। ये दोनों मटेरियल जो हैं इनका हिस्टेरेसिस कर्व हम देखेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनका हिस्टेरेसिस कर्व हम देखेंगे, ओके। तो यदि मैं इन दोनों के यदि हमने स्टडी की, हमने जो है हिस्टेरेसिस कर्व की स्टडी की, ठीक है, और हमने एक अपने पास जो हम अभी बनाने वाले हैं, जो अपने पास जो ग्राफ है, जो हिस्टेरेसिस कर्व है, और दोनों की आप तुलना करके देखना कि कैसे कैसे क्या डिफरेंस है, ओके। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि बेस बने। द फॉलोइंग कर्व इज ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड अपने पास कर्व है। और हमने क्या किया, हिस्टेरेसिस कर्व हमने ड्रॉ किया। किस किस का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने लिया एक तो सॉफ्ट आयरन और एक हमने लिया अपने पास स्टील, ओके। तो हमने ये देखा कि पहली बात, जब हम ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो कुछ इस प्रकार से अपने पास आया। ये जो ग्राफ आया ना प्यारे दोस्तों, ये जो ग्राफ आया, ये सॉफ्ट आयरन के लिए ग्राफ आया। किसके लिए आया, सॉफ्ट आयरन। और जो दूसरा जो ग्राफ बनाऊंगा अभी मैं, वो जो ग्राफ आया प्यारे दोस्तों, ये जो ग्राफ आया ना, ये जो ग्राफ आया, ठीक है ना, ये वाला जो ग्राफ आया, एक सेकंड जरा, ये वाला जो ग्राफ आया, ये वाला जो ग्राफ आया वो अपने पास आया स्टील का, ओके। तो अब देखो, इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट स्मॉल ए, और इसको हमने बोल दिया यस कैपिटल ए बोल दिया, और फिर हमने इसको बोल दिया, मान लो कि अपने पास स्मॉल बी, और इसको हमने बोल दिया कैपिटल बी। तो ये जो ग्राफ है वो हिस्टेरेसिस कर्व है किस किस का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अपने पास सॉफ्ट आयरन और स्टील का, ओके।
अब इन ग्राफ्स के आधार पर हम स्टडी करेंगे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। किन किन के बीच में हम बातें करेंगे? सॉफ्ट आयरन और स्टील, इसी की चर्चा चल रही है। तो पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बातें करने वाले हैं दैट इज अपने पास हम बातें कर लेते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यस प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। अब हम ये बात करेंगे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है इनमें से किसकी ज़्यादा है। यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी B और H के बीच में रिलेशन का, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रिलेशन आता है वो अपने पास आता है म्यू इक्वल टू B/H। ठीक है, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उस मटेरियल में आफ्टर अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द इंटेंसिटी, इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। कितना वो जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कितना परमिट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। अब एक एग्जांपल लो, एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई वैल्यू ले लेते हैं, H की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो भैया हमने H की ये वैल्यू ले ली, हमने क्या ले ली, ये वैल्यू ले ली। ये तो है 0, ये तो ओरिजिन है। हमने इसके जस्ट पास में ये वैल्यू ले ली। इस वैल्यू H के करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू ज़्यादा है? B की सॉफ्ट आयरन की है, सॉफ्ट आयरन की है। इस H के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है हम ज़्यादा है, एज वी कैन सी। ठीक है ना, एज वी कैन सी बाय द कर्व at any value for H, the magnetic induction is more of soft iron than steel. So सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा है। मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ म्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना, अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप आपको सेंटेंस में इसको ढालना है, आपको ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट। तो मैं इसको डैश डैश लगाकर आपके लिए ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की जो है वो ज़्यादा है यस स्टील से। ओके, तो ये बात हमने देखी। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, यस। तो अब सेकंड बात कर लेते हैं दैट इज ससेप्टेबिलिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। दूसरी जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है ना, ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब देखो परमिएबिलिटी और इनके बीच में रिलेशन हमने देखा था। क्या देखा था? हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो होती है μr-1। ठीक है ना, ये हमने बताया था। अब परमिएबिलिटी जिसकी ज़्यादा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसकी ज़्यादा उसकी ससेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस है कि यस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है वो सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ ये जो है सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए वो ज़्यादा है किससे? अपने पास ये स्टील से। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम देखें
थर्ड हम देखें ससेप्टेबिलिटी के बाद में रिटेंटिविटी देख लेते हैं इस ग्राफ में, रिटेंटिविटी, ठीक है। अब रिटेंटिविटी हमने आपको बताया था क्या होती है। रिटेंटिविटी वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है जो बचा रहता है इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसमें यदि मैं बात करूँ सॉफ्ट आयरन की, तो ये जो OA है ना वो ज़्यादा है कैपिटल OA से, तो रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा है। रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा ही, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन की क्या ही ज़्यादा ही, और स्टील की क्या ही कम आई रिटेंटिविटी। ओके, तो ये हमने देखा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ से देख लो कैपिटल OA छोटा है और अपने पास OA जो है ये अपने पास ज़्यादा है, तो ये जो रिटेंटिविटी है सॉफ्ट आयरन के केस में ज़्यादा ही। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ by curve we can say that the retentivity of soft iron is more than steel, retentivity of steel। ओके, ठीक है। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो लिख लेते हैं इसको, लैंग्वेज में आपको लिखना है बट मैं लिख लेता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ डायरेक्ट कि यस जो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो रिटेंटिविटी of soft iron is greater than retentivity of steel, ओके, तो ये हमने देखा। फोर्थ हम देख लेते हैं यस कोरेसिविटी। अब यहाँ से देखो कोरेसिविटी क्या होता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाइड किया गया वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसके अप्लाई करने के बाद में जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है या जो रिटेंटिविटी वो जीरो हो जाती है। तो किस में ज़्यादा है, ये वाला जो OB है ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, OB स्मॉल है, तो ये स्टील की जो कोरेसिविटी है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अगेन ये वाली लैंग्वेज में आप खुद, और फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि यस कोरेसिविटी जो है, ठीक है, कोरेसिविटी जो है, कोरेसिविटी ऑफ अपने पास स्टील जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, यस। तो ये हमारे पास ये हो गया। ओके, अब एक और बात देख लेते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस देख लेते हैं, 5th नंबर की प्रॉपर्टी हिस्टेरेसिस लॉस या एनर्जी लॉस बोल सकते हैं। किसका ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा उसका हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा। तो स्टील का हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा है, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ स्टील जो है वो ज़्यादा है हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये बात हमने देखी। ओके, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपैरिजन है सॉफ्ट आयरन और स्टील में। ओके, अब हम देखते हैं, चलो ठीक है ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया, अब हमें सहूलियत हो जाएगी जिससे हम, जैसे अब हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये मैं बात करूं कि जो कोर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर की कोर है, या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो लगने वाली कोर है, ठीक है। ओके, तो इनमें या सोलिनॉइड के अंदर जो कोर रखी जाती है उनमें कौन सा मटेरियल ले, सॉफ्ट आयरन ले या स्टील ले या अनदर मटेरियल, तो कौन सा लें वो कर्व के आधार पर हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं
पहली मैं बात कर लेता हूँ यस परमानेंट मैग्नेट की। ओके, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए तुम बताना। तो पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ। परमानेंट मैग्नेट बनाना है, हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है। एक तो अपने पास नेचुरल मैग्नेट होती है, वो अपने पास नेचुरली अकर होती है, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए, तो क्या खासियत होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो पहली बात, मान लेते हैं कि ये परमानेंट हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स में क्या खासियत होनी चाहिए? पहली बात, जब किसी मैग्नेट को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि उसकी जो रिटेंटिविटी है ना वो ज़्यादा हाई हो। क्यों? रिटेंटिविटी क्या होती है? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा ले तो भी वो मैग्नेटाइज बचा हुआ है, ये जो वैल्यू हो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी भी उसमें है। तो रिटेंटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी ज़्यादा होगा, और मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी वो मैग्नेट भी ज़्यादा बनेगा। यस, तो रिटेंटिविटी शुड बी मच हाई, ठीक है। रिटेंटिविटी जो शुड हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये ऐसे डायरेक्ट पॉइंट में बना रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है लैंग्वेज में। रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, कोरसिविटी भी हाई होनी चाहिए। क्यों कोरसिविटी हाई होनी चाहिए? कोरसिविटी होता क्या है? वो एक्सटर्नली लगाया गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे रिटेंटिविटी जीरो हो जाए। तो हाई होने का मतलब क्या है? हमें बहुत ज़्यादा अपोजिट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ रहा है उसकी रिटेंटिविटी जीरो करने के लिए। तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा होगा तो रिटेंटिविटी को डिक्रीज होने में ज़्यादा हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बात करूं कि जब मैग्नेट को जब हम बाहर रख देते हैं तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है या अनदर जो भी स्ट्रे जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, या कोई मैं बात कर सकता हूं कि जैसे कोई मैकेनिकली जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, तो वो जो रिटेंटिविटी है वो अगेन जीरो ना हो जाए। इसलिए कोरसिविटी है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है रिटेंटिविटी हाई करने के लिए कोरसिविटी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, ताकि वो जीरो ना हो जाए। इसमें कोरसिविटी किसकी ज़्यादा हाई है? यहाँ पर देखो, कोरसिविटी इसकी स्टील की ज़्यादा हाई है, ठीक है, और रिटेंटिविटी इसकी कम है, रिटेंटिविटी इसकी कम है। अभी बताऊंगा। रिटेंटिविटी हो गया, ठीक है। और बताओ, यस, और अपने पास ससेप्टेबिलिटी नहीं, हिस्टैरिसीस, लॉस, कोरसिविटी, रिटेंटिविटी, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। अब ये कैसे समझेंगे? देखो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होने का मतलब ये है कि वो परमिट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने थोड़ा सा भी लगाया ना, तो वो थोड़ा सा भी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो जो है अपने पास जो हमने मैग्नेट जिसको बना रहे हैं उसके अंदर से इजीली पास हो जाएगा, दैट विल पास इजीली, बिकॉज मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हाई, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई है मतलब वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अलाउ करेगा इजीली पास थ्रू दैट मैग्नेटिक मटेरियल। तो ज़्यादा जल्दी से पास होगा तो वो मैग्नेटाइज भी जल्दी होगा। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास। अब देखो, आप ये बताओ कि स्टील जो है और सॉफ्ट आयरन है, इसमें से कौन सा मटेरियल जो है हम लें ताकि हमें परमानेंट मैग्नेट बन जाए? परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो आप कहोगे सर हाई रिटेंटिविटी किसकी है? हाई रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की, तो सॉफ्ट आयरन ले लो, स्टील की रिटेंटिविटी कम है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें, चलो ठीक है रिटेंटिविटी हाई है, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें वो मटेरियल चाहिए जिसकी कोरोसिविटी हाई हो, ताकि जब उस मैग्नेट को हम बाहर रख दें या कहीं भी यूज़ में लें तो स्ट्रे अनदर जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या टेम्परेचर है या कोई भी अदर मैकेनिकल फैक्टर है उसके माध्यम से वो उसकी जो रिटेंटिविटी वो ज़ीरो आसानी से ना हो पाए।
उसका मैग्नेटिक फील्ड जो वो आसानी से जीरो ना हो पाए, इसलिए हम स्टील को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी कोरोसिविटी जो वो हाई है। स्टील की कोरोसिविटी भी ज़्यादा है, स्टील की कोरोसिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। तो ईजिली जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा स्टील। इसको देखो, थोड़ी सी हमने एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा, इसकी रिटर्निटी तुरंत जीरो हो जाएगी, मतलब वो मैग्नेट से डीमैग्नेट हो गया, उसका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट खत्म हो गया। तो हमें वो मैग्नेट नहीं चाहिए, हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है। हमें वो मैग्नेट बनानी है कि मैग्नेट तो रहे लेकिन वो लाइफ टाइम चले, कई साल चले, कई सालों तक वो मैग्नेट बनी रहे। तो हमें स्टील प्रेफर करते हैं, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। और भी जैसे परमानेंट मैग्नेट के लिए जैसे कोबाल्ट स्टील है, ठीक है, या एल्निको है, एल्निको भी हम काम में लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट स्टील हम काम में लेते हैं, ओके। तो ये सारी हम अनदर एग्जांपल हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने की। तो ये हो गई परमानेंट मैग्नेट। अब एक और बात चलता हूँ, ये तो बात हो गई। अब परमानेंट मैग्नेट की हमने चर्चा कर ली, ये लिख लेंगे सारे पॉइंट, ठीक है। अब मैं बताऊँगा परमानेंट मैग्नेट के बाद में, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हम जो है आसानी से कोई मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखना जरा प्यारे दोस्तों। हमें बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। ओहो, ग्राफ तो बता दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो, हमें बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाएं, ठीक है ना, तो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, पहले थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लो कोई एक मटेरियल है जो अपने पास कोई एक मटेरियल है, तुम बताना कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ में लें। ये हमने मटेरियल यूज़ में लिया और इस मटेरियल के ऊपर हमने जो है n नंबर ऑफ टर्न्स हमने कॉपर वायरिंग कर दी, ठीक है, कर दी, बहुत बढ़िया। और इसमें हमने करंट डाल दी ना, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ओके ओके। और अब ये जो है वो एक अपने पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लग जाएगा प्यारे दोस्तों, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मटेरियल हम यूज़ में ले रहे हैं ना, ये कौन सा मटेरियल यूज़ में लूँ, ठीक है। पहली बात, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे ही हमने इसमें वायर करंट डालेंगे तो हमें पता है इस जो वायर हैं, इन वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको हमने बोला था B0, यदि आपको याद हो, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसके कारण इसके अंदर इस जो ये मटेरियल है, इस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। तो कौन सा मटेरियल लें ताकि ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा मिले। तो आप मुझे ये बता दो, पहली बात तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, ईजिली पास होगा। थोड़ा सा भी आपने करंट डाला, थोड़ा सा भी जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके कारण ये मटेरियल अपने अंदर से पास होने देगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत पता है क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती है कि आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही तुरंत जो वो मटेरियल है, ये जो वाला ये जो सिस्टम है वो मैग्नेट बन गया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, तुरंत ये ऑफ होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वापस से अपने पास मैं बोलूँ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या मतलब डेफिनेशन क्या है? जैसे स्विच ऑन किया, करंट डाला, करंट डालते वो मैग्नेट हो गई। जैसे ही करंट को ऑफ किया, मैग्नेट नहीं हो गई। मैग्नेट का जो जितना भी जो गुण है वो मैग्नेट का खत्म हो गया। मतलब जैसे स्विच ऑन करोगे, ऑन करते ही आपने एक आयरन मटेरियल को पास लेके आए, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे, आयरन मटेरियल जो अब अट्रैक्ट नहीं होगा वो दूर भाग जाएगा या गिर जाएगा, ठीक है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल दूं, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बढ़िया एग्जांपल है वो है
बड़ी बड़ी जो हैवी क्रेन्स होते हैं, क्रेन, ठीक है, वो क्या होता है कि जो फैक्ट्री का मलबा होता है, फैक्ट्री के मलबे में जो आयरन है, जो मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स पड़े रहते हैं, ठीक है, मिट्टी भी है, कचरा है, उस कचरे में आयरन है, निकल है, कोबाल्ट, सारे मटेरियल हैं। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, वो जो क्रेन है इलेक्ट्रिक, उसके एक जो नीचे वाला जो सरफेस होती है, ठीक है, जो उसको पिकअप करने के लिए, ठीक है, जो एक बड़ी बड़ी जो वो हत्थे लगे रहते हैं, तो उसके नीचे एक हम क्या लगा देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। और ये मान लो मलबा पड़ा है, ठीक है, जैसे हमने स्विच ऑन किया और उस फावड़े को हमने उस मलबे के ऊपर लेके आई, तो क्या होगा, वो जो कचरा है उनमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है या जो आयरन के जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने आयरन के टुकड़े को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को हमने अलग कर लिया, चिपका लिया, फिर हमने उसको दूसरी साइड में उसको डायरेक्शन दे दी, और अब हम स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ कर देंगे तो तुरंत जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेट हो गई, या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो गई, तो जितने भी आयरन मटेरियल वो गिर जाएंगे, ठीक है, वो अपनी जो अट्रैक्टिवनेस जो है वो छोड़ देंगे, तो वो सारे के सारे वापस से गिर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका अच्छा यूज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही करंट जीरो होना, इसकी जो रिटेंटिविटी है, इस मटेरियल की जो रिटेंटिविटी है वो तुरंत जीरो हो जानी चाहिए। रिटेंटिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा हुई तो फिर तो वो मैग्नेटाइज रहा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेट की मैग्नेट ही रहेगी, बनी रहेगी। हम ये नहीं चाहते कि ये मैग्नेट ही बनी रहे आफ्टर स्विचिंग ऑफ दी स्विच, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही करंट जीरो करें, स्विच ऑफ करें, ये जो है वो मैग्नेट रहे ही ना, ठीक है। इसका मतलब उसकी जो रिटेंटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, रिटेंटिविटी जो है वो वेरी वेरी कम होनी चाहिए, बहुत ही लेस होनी चाहिए, रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतने ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा होगा। रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, तुरंत वो है जीरो आ जाएगा, वो जो मैग्नेटिक इंडक्शन वो तुरंत जीरो हो जाएगा करंट के हटाने पर, ओके। और ठीक है, ये वाला अपने पास ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके। और ऑब्वियसली बात है, करंट रिटेंटिविटी कम होगी, ये जो कोरेसिविटी है वो भी बहुत कम होनी चाहिए, जैसे क्योंकि तुरंत जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं रिटेंटिविटी यदि लेस है, ऐसा रिटेंटिविटी यदि लेस है, ये वाली बहुत कम है, तो ये जो है जो थोड़ा सा जो गैप उसको अगर हमें जीरो करने के लिए जो ये जो कोरेसिविटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है। तो ये हमारे पास होनी चाहिए दो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी बहुत ही कम होनी चाहिए। और ये कौन सा, अच्छा कि इसका गुण कौन सा ज़्यादा है, जैसे मैं बात करूँ सॉफ्ट आयरन जो मटेरियल्स है वो अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल यदि मैं यूज़ में लूँगा ना, तो वो सॉफ्ट आयरन जो है वो होगा, सॉफ्ट आयरन मटेरियल जो वो अच्छा है इसके लिए, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हाई होती है, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है, ओके। ये वाला ठीक है, ओके। और बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूजेस हैं, जैसे मैं बात करूं अपने पास एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज़ में लेते हैं। मान लो किसी ह्यूमन बॉडी के में यदि मान लो बुलेट फंस गई है तो उस बुलेट को निकालने के लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ में लेते हैं। और अपने पास जो स्पीकर्स है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है, जो भी जो मैग्नेट होती है जहाँ पर हमें मैग्नेट का यूज़ होना चाहिए, जैसे फ़ैन है, फ़ैन में अपने पास ये हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल ये जो लेटेस्ट आने लगे उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल है उसमें हम यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ओके। और हमने ये देखा कि परमानेंट मैग्नेट कौन सी होगी, ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक अपने पास जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखिए ट्रांसफॉर्मर में यदि मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर में वो मटेरियल हमें यूज़ में लेना चाहिए जिसकी परमेबिलिटी हाई है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जैसा कि ट्रांसफॉर्मर में जो एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की कोर की भी हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मर जो है कोर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसे पहली बात, उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। परमेबिलिटी हाई होगी तो आसानी से अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें पास हो जाएगा, यानी हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बार बार जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके कारण जो वो लॉस है वो ज़्यादा हो, क्योंकि लॉस ज़्यादा होगा वो हीटअप ज़्यादा करेगी, वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, और वो पिघल जाएगी। हिस्टैरिसीस लॉस जो वो कम होना चाहिए, पहली बात। सेकंड, थर्ड हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की कोर की, यदि मैं बात करूं, थर्ड जो है अपने पास जो है, यस ये हो गया, परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ओके, ठीक है। और रिटर्न ड्यूटी लेस होनी चाहिए, क्योंकि वो धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो धारण करे, और ये वाला, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। दूसरी बात जो है जो एडी करंट्स बनती है, एडी करंट्स जो है कम बननी चाहिए, ठीक है, कम बननी चाहिए। तो रेजिडुअल जो अपने पास जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस है वो भी, मैग्नेटिक रेसिस्टेंस जो वो कम होना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक रेसिस्टेंस जो है, मैग्नेटिक रेसिस्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम ट्रांसफॉर्मर की कोर में हम यूज़ में लेते हैं, ओके। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर की कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ट्रांसफॉर्मर कोर हो गई, और परमानेंट मैग्नेट हो गई, ओके। और ये जो है वाला जो चैप्टर है हमारा, ये वाला अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास। तो फिर इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद में जो जो इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। और जहाँ तक मेरे को याद है ये कंप्लीट हो चुके हैं, सारा का सारा जो भी टॉपिक हमने कवर किया इसमें वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ओके, और ये वाला हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया, ट्रांसफॉर्मर की कोर हो गई, और स्टील और उसके बीच में कंपैरिजन हो गया, ठीक है, और मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो यहाँ तक अपने पास ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड जो भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।